नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा पर्यावरण के 5वें अध्याय जल के बारे में अध्ययन करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु वनस्पति स्थित हैं, कोई भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। पानी सभी के जीवन के लिए आवश्यक है। जल अर्थात पानी से आप परिचित हैं। अपने घर के नल से लेकर रिमझिम बादलों से बरसता हुआ पानी जल है, जो नदी नालों और झीलों से होता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है और समुद्रों से वाष्पीकृत होने के बाद यही जल आकाश में बादल के रूप में हमें दिखाई देता है और वही बादल बूंदों के रूप में हमारे आंगन में बरस जाते हैं। बचपन में कागज की नाव चलाने से लेकर अभी तक हम पानी के साथ खेलते रहे। हमारे आंगन में रिमझिम बरसता हुआ पानी समुद्र में या झीलों में पहुंच जाता है, लेकिन कुछ पानी जो हमारे आंगन में पड़ा रहता है वह धीरे धीरे सूख जाता है। कहाँ जाता है? वह सब सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होने के बाद बादल बन जाता है और वही बादल फिर हमारे आंगन में बरस जाता है। यही जल चक्र है। इसे हम पुस्तक की सहायता से समझते हैं। पानी यहाँ बूंदों के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर गिरता है, जिससे वनस्पति, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के काम आता है और शेष पानी बहकर समुद्र में आ जाता है। यहाँ से वाष्पीकृत होने के बाद पुनः बादल बनता है। बादल बनने के बाद पुनः वर्षा होती है और इसी प्रकार से चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। जो पानी आज हमारे आंगन में बरस रहा है या जिसे हम प्रयोग कर रहे हैं, वह पानी पता नहीं किस झील, झरने या समुद्र से वाष्पीकृत होकर आज हमारे आंगन में आया है। पानी का अधिकांश हिस्सा खारा है, जो समुद्रों में भरा हुआ है, और उसका बहुत कम हिस्सा अलवणीय अर्थात मीठा पानी है। अलवणीय जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, बर्फ के रूप में जमे हुए पहाड़ों की चोटियों और ध्रुवों पर है। यह विश्व का मानचित्र। इस मानचित्र में ये महासागर हैं और ये महाद्वीप। इन महाद्वीपों में अर्थात भूखंडों पर भी बहुत सी झीलें और नदियां हैं, जो कि मीठे पानी की हैं। ये नदियां भूखंडों में से पानी को समुद्रों तक ले आती हैं। सागर में पानी आकर लवणीय हो जाता है, अर्थात नमकीन हो जाता है। जल का वितरण। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी पर थल की जगह जल अधिक है और तब भी हमारी दुनिया में अनेक स्थानों पर जल की कमी है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि पृथ्वी की सतह पर पीने योग्य पानी बहुत कम है और उसका किस प्रकार से बंटवारा है। ये मान लीजिए यदि पूरी दुनिया में 100 लीटर पानी है, उसमें से महासागरों में जो नमकीन पानी है वो 97.3 लीटर है और ध्रुवों पर तथा ऊंचे पहाड़ों पर जमा हुआ बर्फ 2% है। इस प्रकार से 99.3% पानी इन्हीं दो जगहों पर है, नदी नालों में और भूमि के अंदर केवल 0.7 लीटर है। अर्थात 100 लीटर पानी में से 1 लीटर से भी कम पानी है और उस 0.7 लीटर में से भी भूमिगत जल 0.68 लीटर है। अब हमारे पास बचा 0.02 लीटर। उसमें से जो मीठे पानी की झील है उसमें 0.009 लीटर और जो नमकीन पानी की झील है उसमें भी 0.009 लीटर पानी है। वायुमंडल में भी 0.0019 लीटर पानी और नदियों में है 0.0001 लीटर। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 लीटर पानी बनता है। इसका अर्थ है पानी जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्या हम लोगों को उसको इस प्रकार से बर्बाद करना चाहिए, लापरवाही करनी चाहिए? हमें इस बहुमूल्य संसाधन को बहुत संभाल कर प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तटों पर आप जाएंगे तो वहां पर मोटी बालू आपको नजर आएगी। एक विशेष प्रकार के गंध और लहरों से के संगीत आपको सम्मोहित कर देगी। महासागरों का जल झीलों के जल से अलग होता है और उसमें हमेशा तरंगे उठती रहती है। समुद्र के जल की सतह पर जब हवा टकराती है तो उसमें तरंगे उत्पन्न होती है। यह आपने भी अपने जीवन में कभी देखा होगा कि जब तेज हवा पानी के ऊपर से गुजरती है, पानी में तरंगे उत्पन्न हो जाती है। यदि आप इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बड़े से खुले बर्तन में पानी रखने के बाद उसके पास टेबल फैन को चला दीजिए। जैसे ही टेबल फैन की हवा पानी की सतह से टकराएगी तो पानी में लहरें उत्पन्न हो जाएंगी और इसी को आप बड़े रूप में देखेंगे तो समुद्र एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। जब उसकी सतह पर तेज हवाएं
टकराती हैं तो उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती है, इन्हीं को हम तरंगे कहते हैं। और इन्हीं तेज हवा और तूफानों के कारण समुद्र में की सतह पर तेज तरंगे उठती हैं जो अपने तटों से टकराती हैं और कई बार ये इतनी ऊंची होती हैं कि आसपास में बहुत विनाश कर देती हैं। कई बार इस विशाल समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फट जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं या पृथ्वी के अंदर की सेल टूट जाती हैं तो उससे तेज तरंगे उठती हैं और वे तरंगे कई बार इतनी विनाशकारी होती हैं कि तटीय क्षेत्रों को डुबो देती हैं। इसी प्रकार की तरंगों को सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्य तरंगे। कई बार इन ऊंची उठती हुई लहरों की विशालता इतनी अधिक होती है कि इनकी ऊंचाई 150 मीटर तक भी देखी गई है तथा इन तरंगों की गति 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। इसी प्रकार की सुनामी 2004 में भारतीय तटों के पास आई जिसने बहुत अधिक विनाश किया और इसी विनाश के कारण भारत के सबसे दक्षिण का बिंदु इंदिरा पॉइंट समुद्र में डूब गया। ज्वार भाटा समुद्र में दिन में 2 बार नियम से ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का अर्थ होता है पानी का उठना और गिरना। जब इस प्रकार से समुद्र के पानी का ऊंचे उठते हुए अपने तटों से बाहर तक आ जाना और नीचे गिरते हुए अपने तटों के अंदर तक चले जाना ज्वार भाटा कहलाता है। यह घटना प्रतिदिन समुद्र में 2 बार होती है। यहाँ चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं जब सूर्य और चंद्रमा अलग अलग दिशा में होते हैं तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटा सा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से एक ही सीध में होते हैं दोनों, तब समुद्र में बड़ा ज्वार भाटा आता है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा ये जल स्तर को तटों की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं और जहाज बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और ऊंचे ज्वार के कारण मछलियां पकड़ना भी आसान हो जाती है क्योंकि वह तटों तक पहुंच जाती है और इस प्रकार से मछुआरे उनको आसानी से पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर इस ज्वार भाटा के द्वारा विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। महासागरीय धाराएं महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित हो, जिन्हें लैब्राडोर महासागरीय धाराएं या शीत जल धाराएं कहते हैं और गर्म धाराओं को गल्फ स्ट्रीम जल धाराएं कहते हैं। यहाँ मानचित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहाँ विषुवृत्त रेखा है जिस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और सबसे अधिक गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से विषुवृत्त रेखा से गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर तथा ध्रुवों से ठंडी जल धाराएं विषुवृत्त रेखा की ओर बहती रहती हैं। ये जल धाराएं आसपास के महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। जिन स्थानों पर ये गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व का सबसे अच्छा मत्स्यन स्थान होता है, अर्थात मछलियों का पसंदीदा स्थान होता है। विषुवृत्त रेखा के पास से जाने वाली गर्म जल धाराएं और ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी जल धाराएं जहां पर मिलती है वहां पर कोहरे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन क्षेत्रों में नाव चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही इस प्रकृति का मनोहर दृश्य एवं अनुपम छटा है। धन्यवाद।